हेलो बच्चों, आपका H2 में स्वागत है। मैं आपका टीचर धीरज कुमार। मैंने अपना बीटेक NIT श्रीनगर से किया है और अब तक 25,000 बच्चों को पढ़ा चुका हूं। लगभग 15 सालों से मैं पढ़ा रहा हूं। बहुत सारे मेरे बच्चे इस समय IIT से या NIT से बीटेक कंप्लीट कर चुके हैं या बीटेक कर रहे हैं। अगली बारी है आपकी। आज आपको हम लोग मैथमेटिक्स शुरू करते हैं, एंजॉय करिए। हम लोग सर्कल कर रहे थे, सर्कल में लेक्चर नंबर 1 कर चुके थे। आज लेक्चर नंबर 2 करेंगे। थोड़ा सा आपको बताए भी थे, लेंथ ऑफ कॉर्ड तक बता दिए थे, लेंथ ऑफ कॉर्ड। इसके आगे जितना बताया था उसके आगे अब हम लोग प्रोसीड करते हैं। कंडीशन ऑफ 2 सर्कल्स टच ईच अदर। अगर आपको 2 सर्कल दिया हो तो वो कैसे टच करेगा, पहला बात ये समझो। तो यार 2 सर्कल अगर गिवन रहेगा ना तो 2 तरीके से टच करता है, या तो एक्सटर्नली करेगा या इंटरनली करेगा। 2 सर्कल एक्सटर्नली टच करा इस समय देखो फिगर में, या दूसरा केस हो सकता है दोनों सर्कल इंटरनली टच करे ऐसे। ठीक है सर। तो एक्सटर्नली और इंटरनली टच करने का कंडीशन क्या होता है, ये कंडीशन हम लोग देखेंगे। ठीक, तो एक्सटर्नली के लिए देखो क्या होगा। अगर ये एक दूसरे को टच करेगा बाहर से तो ये कंडीशन हम लोग लगाते हैं। सेंटर के बीच का डिस्टेंस निकाल के देखिए आप, C1 C2 ये R1 और R2 के सम के बराबर है। C1 C2 क्या है? सेंटर के बीच का डिस्टेंस। पहले का सेंटर C1 माने है, दूसरे का C2, और पहले सर्कल का रेडियस R1 है, दूसरे का R2 है। तो इस केस में हम लोग देख सकते हैं कि जो C1 C2 है ये R1 प्लस R2 के बराबर है। देख सकते हैं आप, फिगर से क्लियर होगा। C1 C2 R1 प्लस R2, सही बात। अच्छा, जब इंटरनली टच करेगा तो इस केस में देखिए C1 सेंटर यहाँ है, पहले का रेडियस पहले का R1 है, दूसरे का R2 है, दूसरे का सेंटर मान लो यहाँ है। तो इस केस में आप फिगर से देख सकते हैं जो C1 C2 है यहाँ से यहाँ तक R1 है और ये R2 है। तो R1 में से R2 घटाएंगे तो C1 C2 आ जाएगा। तो ये रेडियस देखो R2 है और यहाँ से यहाँ तक R1 है, तो C1 C2 किसके बराबर? C1 C2 इस केस में R1 माइनस R2 के बराबर आएगा। मॉड इसलिए लगाएं क्योंकि हमें पता नहीं है कि R1 R2 में कौन बड़ा है। C1 C2 डिस्टेंस है तो ऑलवेज क्या रहेगा? पॉजिटिव, इसलिए मॉड लगा दिए R1 माइनस R2। ठीक है सर। तो ये टच करने का कंडीशन है। देखो मल्टीपल चॉइस जब सवाल करते हैं कभी कभी हम लोग, तो उसमें बस इतना लिख देता है कि दिस सर्कल एंड दिस सर्कल टच ईच अदर। ये नहीं लिख रहा है कि मान लो इंटरनली टच या एक्सटर्नली टच। तो उस केस में मल्टीपल चॉइस का सवाल लेगा तो दोनों केस लेके हम लोग करते हैं ना, एक बार इंटरनली टच कराओ, एक बार एक्सटर्नली टच कराओ। कुछ एग्जांपल हम लोग करेंगे। पहला एग्जांपल आपके सामने देखिए रहा। फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल विच टचेस द एक्सिस ऑफ y एट ए डिस्टेंस 4 यूनिट फ्रॉम ओरिजिन and cuts the intercept of 6 unit from the x axis। एक सर्कल है, वो ओरिजिन से 4 डिस्टेंस पे y एक्सिस को टच कर रहा है और x एक्सिस पे 6 का इंटरसेप्ट बना रहा है। फिगर अगर ड्रॉ करें हम लोग कुछ इस तरह का होगा। देखो y एक्सिस को टच कर रहा है, x एक्सिस पे इंटरसेप्ट बना रहा है। मान लो ये सर्कल है, y एक्सिस को ओरिजिन से 4 डिस्टेंस पे टच कर रहा है, मतलब ये डिस्टेंस है 4, और x एक्सिस पे 6 का इंटरसेप्ट बना रहा है, ये पूरा है 6। ठीक है सर। तो सर्कल का क्या बताना है? इक्वेशन, सर्कल का इक्वेशन। तो हम लोग क्या ढूंढने की कोशिश करते हैं? सेंटर और रेडियस। इक्वेशन अगर लिखना है तो सेंटर और रेडियस ढूंढो। वैसे इस केस में 4 सर्कल हो सकता है, एक का इक्वेशन हम लोग लिख देते हैं, बाकी आप अपने से निकाल सकते हैं। देखो ऐसे भी हो सकता है एक सर्कल, एक इधर भी हो सकता है, y एक्सिस को टच करें नीचे, एक इधर भी हो सकता है। तो सर्कल कितने होंगे? जैसा डेटा दिया उसके हिसाब से 4। एक हम लोग कर लेते हैं, बाकी आप अपने से कर सकते हैं। तो इस सर्कल का इक्वेशन हम लोग लिखने का कोशिश करेंगे। सेंटर सर्कल का इसी के सामने यहाँ कहीं आता है। कॉर्ड पे सेंटर से परपेंडिकुलर डालते हैं, मिडिल पॉइंट पे मिलता है, तो पूरा 6 है तो आधा 3 हो जाएगा। 3 3 ना, ये 4 है तो ये 4 होगा। यहाँ से इसको मिला दो सर, तो ये 3, ये 4, तो ये 5। ध्यान से देखो ये क्या है? रेडियस। ये क्या है? रेडियस। तो ये भी 5। तो सेंटर आ गया 5, 4, रेडियस आ गया 5।
सर्कल का इक्वेशन आता आसानी से बता सकते हैं, x माइनस 5 का होल स्क्वायर y माइनस 4 का होल स्क्वायर इक्वल टू 25। सेंटर है 5 4, रेडियस है 5। क्लियर है सबको? फिगर बनाओ, आंसर पाओ, और इस क्वेश्चन में कुछ नहीं। नेक्स्ट इसको ट्राई करें। फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल विच टचेस द एक्सिस एंड हुज सेंटर लाई ऑन द लाइन इतना। एक सर्कल है, वो एक्सिस को टच कर रहा है। कौन से एक्सिस? दोनों एक्सिस को, और उसका सेंटर इस लाइन पे लाई कर रहा है। अच्छा, सेंटर इस लाइन के ऊपर है और सर्कल दोनों एक्सिस को टच कर रहा है। तो ये बताइए, पहले पिछले लेक्चर में हम लोग किए थे कि सर्कल अगर दोनों एक्सिस को टच करे तो सेंटर या तो y बराबर x लाइन पे होता है या y बराबर माइनस x लाइन पे होता है। अच्छा, तो सवाल वाला ये लिखा है कि सेंटर इस लाइन पे है, सेंटर y बराबर x पे होता है, और क्वेश्चन में ये गिवन है कि सेंटर इस लाइन पे है, मतलब सेंटर दोनों पे होना चाहिए। कोई पॉइंट दो लाइन के ऊपर कब आता है? कोई पॉइंट दो लाइन के ऊपर तब आता है जब उसका इंटरसेक्शन पॉइंट हो। दो लाइन के ऊपर तब आ जाएगा जब इंटरसेक्शन पॉइंट हो। इंटरसेक्शन पॉइंट दोनों लाइन के ऊपर होता है। हाँ, तो इस केस में अगर हम लोग जो इक्वेशन दिया है जिस पे सेंटर लाई कर रहा है उसको और y बराबर x के साथ सॉल्व करेंगे तो आपको मिल जाएगा सेंटर। फिगर बना के भी करेंगे तब भी आएगा, लेकिन उसमें फिर आपको थोड़ा सोचना पड़ेगा कि यार कौन कौन सर्कल हो सकता है। तो इससे आसान तरीका ये है कि फिगर के चक्कर में पड़ो ही मत। हमें पता है कि सेंटर इस लाइन के ऊपर है, और यह भी पता है कि सेंटर या तो यहां होगा या यहां होगा। तो दोनों पे तभी आएगा जब इंटरसेक्शन पॉइंट होते हैं। इन दोनों को एक बार करते हैं सॉल्व, एक बार इन दोनों को करते हैं सॉल्व। तो इन दोनों को अगर सॉल्व करेंगे, y की जगह x रख दो तो x आ गया कितना? -3, और y और x बराबर है तो y भी आ जाएगा -3। तो सेंटर आ गया आपका -3 और रेडियस तो 3 होता ही है, क्योंकि जब सेंटर r था तो रेडियस r होता है। सेंटर -r था तो रेडियस r तब भी होता है जब दोनों एक्सिस को टच करे। याद होना चाहिए सबको। अच्छा, दूसरा केस ये भी पॉसिबल है कि इस पे सेंटर लाई करे, y बराबर -x, और इस पे लाई कर ही रहा है। आप दोनों को फिर से सॉल्व कर लो। y की जगह -x रखो, x आ गया कितना? 1, y आ जाएगा -1। तो सेंटर आ गया 1 -1, और रेडियस कितना? इस केस में 1। जो सेंटर वही रेडियस होता है, याद रखिएगा, जब दोनों एक्सिस को टच करे। तो आसानी से दोनों सर्कल का देखो इक्वेशन लिख सकते हैं। सेंटर रेडियस पता है तो एक सर्कल का इक्वेशन आएगा x + 3 का होल स्क्वायर, y + 3 का होल स्क्वायर बराबर 9। दूसरा सर्कल आएगा x - 1 का होल स्क्वायर, y + 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 1। ये आपका आंसर हो गया। अगर कुछ लोग फिगर बना के भी करना चाहेंगे तो ऐसा नहीं कि नहीं आएगा, लेकिन फिर आपको थोड़ा सा करेक्ट फिगर बनाना, फिर सोचना कि यार सेंटर किस पे, इस लाइन के ऊपर कैसे लाई करेगा और किस क्वाड्रेंट में होगा। लेकिन ये आसान तरीका है। चलो आगे बढ़ते हैं, इसको ट्राई करें। फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल पासिंग थ्रू ओरिजिन एंड कटिंग ऑफ इंटरसेप्ट ऑफ लेंथ यूनिटी ऑन द लाइंस। सर्कल है, ओरिजिन से जा रहा है, और यहां से देखो दो लाइन आएगा, y² - x² 0 है ना, तो यहां से इसका फैक्टर करेंगे तो y + x, y - x। तो एक लाइन आएगा y बराबर x, दूसरा y बराबर -x। तो इन दोनों लाइन पर यूनिटी मतलब 1 का इंटरसेप्ट बना रहा है सर्कल, और सर्कल ओरिजिन से जा रहा है। ऐसे सर्कल का हमें इक्वेशन सोचना है। 1 मिनट समय लेके ट्राई करें अपने से, क्वेश्चन नोट करने के बाद ट्राई करें सभी लोग। दोनों लाइन का करेक्ट फिगर बनाओ। दोनों लाइन y बराबर x ओरिजिन से जाता है, सबको पता है, और y बराबर -x ये भी ओरिजिन से जाता है, और सर्कल भी ओरिजिन से जा रहा है।
और इन दोनों लाइन पर 1 का इंटरसेप्ट बना रहा है। सर्कल जो है दोनों लाइन पे 1 का इंटरसेप्ट बना रहा है और ओरिजिन से पास हो रहा है, तो थोड़ा सा दिमाग पे अगर जोर लगाएं कि सर्कल का यार सेंटर कहां हो। सर्कल का सेंटर, सर्कल ओरिजिन से जा रहा है और इन दोनों लाइन से इक्वल इंटरसेप्ट बना रहा है। अच्छा ध्यान से देखो यार, तो ये 45 डिग्री बनाएगा, स्लोप इसका देखो 1 है, एक्स एक्सिस से कितना 45, ये वाला भी 45 बनाएगा लेकिन क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, ये एंटी क्लॉकवाइज में, ये क्लॉकवाइज में। तो और दोनों पे इंटरसेप्ट तो सेम है, इसका मतलब कि जो सेंटर होना चाहिए वो इन दोनों लाइन के बाइसेक्टर पे लाई करना चाहिए। तो x बराबर y और x बराबर माइनस वाई, अगर ये दो लाइन है इसका बाइसेक्टर देखो, ध्यान से देखो ना, एंगल बाइसेक्टर 45 45 मतलब x एक्सिस, उसी तरह ये भी 45 45 होगा क्योंकि ये एंगल 135 बनाता है यहां से। अच्छा मतलब इसका बाइसेक्टर y एक्सिस और x एक्सिस होगा, सही है ना। तो सेंटर जो सर्कल का होगा वो कहां पे होगा, x एक्सिस पे या y एक्सिस पे। और जैसा डेटा दिया है उस हिसाब से इस तरह के कितने सर्कल होंगे, 4, चारों क्वाड्रेंट में। फिगर अब चारों सर्कल का बनाते हैं। ये मान लो सर पहला सर्कल है, सिमेट्री से भी देख सकते हो यार, दोनों लाइन सेम है, सिमेट्री से भी आप बता सकते हैं। तीसरा सर्कल मान लो ये ऊपर, चौथा सर्कल नीचे। इस तरह के 4 सर्कल हो सकते हैं जिसका सेंटर क्या है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस पे है और दोनों लाइन पर 1 का इंटरसेप्ट बना रहा है। ठीक है सर ना। तो ये सिमेट्री से अगर किसी एक का अगर हम लोग सेंटर रेडियस ढूंढ लें तो बाकी सबका लिख सकते हैं। जैसे मान लो इसका ढूंढना चाहे, इसका मान लो सेंटर एक्स एक्सिस पे यहां कहीं है। अच्छा ध्यान से देखो, ओरिजिन से पास हो रहा है तो ये क्या है, रेडियस है, तो सेंटर होगा r0 और रेडियस कितना होगा r। अच्छा सेंटर से परपेंडिकुलर डालते हैं किसी कॉर्ड पे तो मिडिल पॉइंट पे ही मिलता है सर, तो ये पूरा 1 का इंटरसेप्ट था तो ये आधा आधा होगा। अच्छा ये दोनों लाइन के बीच का एंगल कितना था, 90, ये 90, ये 90, 3 90 है तो चौथा एंगल भी 90, तो कुल मिला के ये बन गया स्क्वायर। अगर ये 1/2 है तो ये भी होगा 1/2। ठीक है सर। तो ये जो r है, r ये वाला लेंथ, अब पाइथागोरस थ्योरम से निकाल सकते हो इस ट्रायंगल में। ये कितना है 1/2, ये कितना है 1/2, तो r जो है r स्क्वायर, ये 1/2 का स्क्वायर प्लस 1/2 का स्क्वायर मतलब 1/4 प्लस 1/4 के बराबर होगा। तो r कितना आ गया 1/2। r आने का मतलब हो गया कि इस सर्कल का सेंटर मिल गया और रेडियस भी मिल गया। तो इस सर्कल का सेंटर आपको मिल गया कितना, 1/√2, 0 और रेडियस कितना 1/√2। सिमेट्री है, एक निकाल लिए, बाकी अपने आप ही लिख सकते हो। इसका सेंटर होगा -1/√2 0, रेडियस होगा 1/√2। ऊपर वाले का होगा सेंटर 0 1/√2, रेडियस इसका भी 1/√2। नीचे वाले का सेंटर 0 -1/√2, 0 -1/√2, रेडियस इसका भी कितना है √2 के बराबर। तो चारों का सेंटर रेडियस आ चुका है, इक्वेशन लिख सकते हैं। तो इस सर्कल का इक्वेशन अगर लिखना है, एक मैं लिख के बस दिखा दे रहा हूं, इसका इक्वेशन क्या आएगा, x माइनस 1/√2 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 0 का होल स्क्वायर इक्वल टू 1/√2 का होल स्क्वायर। यहाँ इसका लिखना है तो यहाँ बस प्लस आ जाएगा, इसका लिखना है तो एक इसका भी चलो लिख देते हैं, एक्स स्क्वायर वाई माइनस 1/√2 का होल स्क्वायर बराबर 1/2। नीचे वाले में बस यहाँ प्लस हो जाएगा। ठीक है सर। तो ये इस केस में चारों सर्कल का इक्वेशन होगा। आसान है, अगर आप सही से फिगर ड्रॉ करेंगे, थोड़ा सोच के करेंगे तो आसानी से बनेगा। नेक्स्ट आगे हम लोग थोड़ा थ्योरी में करते हैं, पावर ऑफ पॉइंट विथ रिस्पेक्ट टू सर्कल। देखो एक डिफिनीशन होता है, डिफिनीशन क्या, एक टर्म होता है, ऐसे बोलो कि पावर ऑफ पॉइंट क्या होता है किसी सेकेंड डिग्री कर्व का। ये सर्कल एक सेकेंड डिग्री कर्व है, तो इन जनरल अगर सेकेंड डिग्री कर्व के विषय में अगर बोला जाए कि ये पावर ऑफ पॉइंट कौन सा टर्म है, तो उसके लिए एक बात याद रखिएगा, जो किसी भी पॉइंट का अगर पावर आपको निकालना है तो उस पॉइंट को कर्व में करा दो सेटिस्फाई।
सेटिस्फाई कराने के बाद जो भी आता है उसी को उसका पावर ऑफ पॉइंट बोलते हैं, और इसमें कोई नई टर्म नहीं है। जैसे ये x1 y1 को इस सर्कल में कराएंगे सेटिस्फाई, तो आ जाता है पावर ऑफ पॉइंट। इसको डिनोट करते हैं हम लोग S1 से। किसके लिए डिनोट करते हैं? सारे सेकेंड डिग्री कर्व के लिए, सर्कल हो, पैराबोला हो, इलिप्स, हाइपरबोला, चारों के लिए पावर ऑफ पॉइंट को S1 से ही डिनोट करते हैं। तो इस पॉइंट को बस सर्कल में रख दो, रखेंगे तो आएगा x1 स्क्वायर y1 स्क्वायर 2gx1 2fy1 प्लस c, इसी को बोलेंगे पावर ऑफ पॉइंट। समझ गए सब लोग? तो किसी भी पॉइंट का पावर का मतलब होता है सिंपल उस पॉइंट को कर्व में सेटिस्फाई कराने के बाद जो आएगा उसी को बोलते हैं पावर ऑफ पॉइंट। और दूसरा इंपॉर्टेंट बात इसमें याद रखिएगा कि पावर ऑफ पॉइंट को S1 से डिनोट करते हैं। पावर ऑफ पॉइंट को किससे डिनोट करते हैं? S1 से। आगे बढ़ते हैं। पोजीशन ऑफ पॉइंट x1 y1 विथ रेस्पेक्ट टू सर्कल। अब किसी पॉइंट का सर्कल के रेस्पेक्ट में पोजीशन कैसे देखते हैं? तो ये पावर ऑफ पॉइंट से ही पोजीशन देखा जाता है। कैसे, उसको अब समझाते हैं आपको। जैसे मान लो ये सर्कल है, सेंटर कितना है? -g -f। इस सर्कल का सेंटर कितना होता है? -g -f। रेडियस भी सबको पता है। तो किसी पॉइंट का सर्कल के रिस्पेक्ट में पोजीशन जो होता है, ये 3 पोजीशन पॉसिबल होता है। या पॉइंट सर्कल के अंदर होगा, सर्कल के ऊपर होगा, या सर्कल के बाहर होगा। जैसे इस समय देखो, पॉइंट अगर यहाँ है तो इस समय कहाँ है? इनसाइड है। यहाँ पे है तो सर्कल के ऊपर है, यहाँ पे है तो सर्कल के बाहर है। तो किसी भी पॉइंट x1 y1 का पोजीशन हम लोग यही बताते हैं कि इनसाइड है कि आउटसाइड है या उसके ऊपर है। मान लो ये x1 y1 है, इसी का हमें पोजीशन देखना है। तो इसके लिए हम लोग करते क्या है? पॉइंट का सेंटर से डिस्टेंस निकाल लेते हैं। पॉइंट जो है जिसका पोजीशन आपको देखना है, उसका सेंटर से निकाल लो डिस्टेंस। अगर वो रेडियस से कम है, रेडियस से कम, तो वो अंदर होगा। जैसे खुद ही आप विचार करें, खुद ही सोचो, जैसे इस समय पॉइंट कहाँ है? अंदर है, तो ये डिस्टेंस रेडियस से क्या है? कम है भाई। अच्छा, अगर ऊपर रहेगा तो ये डिस्टेंस रेडियस के बराबर होगा, और बाहर रहेगा तो ये डिस्टेंस रेडियस से ज्यादा होगा। तो ये 3 पोजीशन होता है। कोई एक चेक कर लो, दूसरा उसका अपोजिट बता सकते हो। जैसे इनसाइड वाला चेक कर लें, आउटसाइड में जो आएगा उसका अपोजिट हो जाएगा, क्योंकि इसमें रेडियस से कम है, उसमें रेडियस से ज्यादा है। थोड़ा सा अंतर है, इनइक्वलिटी चेंज हो जाएगा। तो चलो इनसाइड के लिए चेक करते हैं, या आउटसाइड, जो भी आपको अच्छा लगे कर सकते हो। फॉर इनसाइड, इनसाइड के लिए चेक करेंगे तो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस रेडियस से कम आएगा। डिस्टेंस फॉर्मूला लगाओ, x1 प्लस जी का होल स्क्वायर y1 प्लस f का होल स्क्वायर लेस देन, ये क्या है? डिस्टेंस फार्मूला में रूट होता है, ये डिस्टेंस का स्क्वायर है, मतलब इन दोनों के बीच के डिस्टेंस का स्क्वायर। तो ये रेडियस से कम होता है, ये डिस्टेंस कम होता है, तो रूट वाला रेडियस से कम होगा। स्क्वायर करेंगे तो r स्क्वायर से कम आएगा। अच्छा, r स्क्वायर कितना है इस सर्कल का? रेडियस होता है अंडर रूट जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। स्क्वायर करेंगे तो जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी आएगा। सही है सर ना? अच्छा, इसको ओपन करते हैं। x1 स्क्वायर y1 स्क्वायर, देखो ये वाला 2gx1 2fy1 जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर, ये आएगा। सही है सर? लेस देन जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी, ये दोनों हो गया कैंसिल। एक साइड ले आओ तो आएगा x1 स्क्वायर y1 स्क्वायर 2gx1 2fy1 प्लस सी लेस देन 0। ये क्या है? इसको ध्यान से देखिए। तो ये पिछला वाला जो स्लाइड है उससे देखिए क्या है? x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर प्लस 2gx1 प्लस 2fy1 प्लस सी, इसको बोलते हैं पावर ऑफ पॉइंट, मतलब S1। तो ये कुल मिला के आ गया S1 लेस देन 0। तो S1 लेस देन 0 होता है तो पॉइंट होता है इनसाइड, पॉइंट इनसाइड द सर्कल।
सही है ना बच्चे? ये क्या कहलाएगा? S1। S1 अगर लेस देन 0 होगा तो पॉइंट कहाँ होगा? सर्कल के अंदर। उसी तरह अगर S1 ग्रेटर देन 0 हो जाए तो आउटसाइड हो जाएगा, पॉइंट आउटसाइड द सर्कल। S1 इक्वल टू 0 है तो पॉइंट कहाँ होगा? ऑन द सर्कल, सर्कल के ऊपर। सिंपल सी बात है, पॉइंट अगर सर्कल को सेटिस्फाई करेगा तो उसके ऊपर होगा। तो ये कंडीशन होता है पोजीशन चेक करने का। क्या बताए हैं? पॉइंट, ये सब छोड़ो, जो मुद्दे वाला बात है वो सुनो। अगर किसी भी पॉइंट का आपको पोजीशन चेक करना है तो पॉइंट को कर्व में रख दो। किस कर्व में? जो भी सेकंड डिग्री का कर्व दिया हो। ये सर्कल का बात नहीं करें, सर्कल, पैराबोला, इलिप्स, इन तीनों के लिए ट्रू होता है। ये जो ट्रू है, ये जो कंडीशन है, ये सबके लिए ट्रू होता है फॉर सर्कल, पैराबोला एंड इलिप्स। तीनों के लिए सेम कंडीशन होता है। मतलब अगर आपसे पैराबोला में भी पूछे पॉइंट का पोजीशन क्या है, इनसाइड है कि आउटसाइड है, तो पॉइंट को रख दो। रखने के बाद अगर लेस देन 0 आएगा तो इनसाइड, ग्रेटर देन 0 आएगा तो आउटसाइड, और इक्वल टू 0 आएगा सेटिस्फाई करेगा। अच्छा, यहाँ नाम हाइपरबोला इसलिए नहीं लिखे, हाइपरबोला में थोड़ा सा उल्टा होता है सर, इसीलिए उसको हाइपरबोला में बताएंगे अलग से। लेकिन ये तीनों कर्व में, सर्कल, पैराबोला और इलिप्स में सेम यही होता है जो सर्कल में बताया। ठीक है सर? तो ये याद रखिएगा, तीनों कंडीशन किसके लिए? इन तीनों कर्व के लिए। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं। पैरामेट्रिक फॉर्म ऑफ ए सर्कल। किसी सर्कल का पैरामेट्रिक फॉर्म क्या होता है? पैरामेट्रिक फॉर्म का मतलब ये होता है कि एक वेरिएबल में पॉइंट जो उस कर्व को सेटिस्फाई करे। ये किसके लिए बता रहे हैं? सर्कल के लिए। ये भी नहीं बता रहे हैं, ये डिफिनीशन सारे कर्व के लिए ट्रू होता है। सर्कल, पैराबोला, यहाँ तक कि स्ट्रेट लाइन और पैराबोला, इलिप्स, हाइपरबोला, सबके लिए। अगर आपसे पूछे कि पैरामेट्रिक फॉर्म क्या है तो बताओगे कि एक पैरामीटर या एक वेरिएबल में पॉइंट जो उस कर्व को सेटिस्फाई करे उसका पैरामेट्रिक फॉर्म कहलाता है। स्ट्रेट लाइन में भी हम लोग पैरामेट्रिक फॉर्म पढ़े थे, उसमें आया था x1 प्लस आर कॉस थीटा, y1 प्लस आर साइन थीटा, x बराबर y बराबर। वहां पे r पैरामीटर था, मतलब वेरिएबल था। स्ट्रेट लाइन में थीटा वेरिएबल होता है, थोड़ा सा अंतर होता है। तो स्ट्रेट लाइन नहीं, सर्कल में थीटा वेरिएबल होता है, स्ट्रेट लाइन में आर वेरिएबल होता है। ठीक है सर ना? तो चलो इसका पैरामेट्रिक फॉर्म देखते हैं। पहले मतलब हम जो समझाने की कोशिश कर रहे हैं समझ में आ गया ना? पैरामेट्रिक फॉर्म का मतलब एक वेरिएबल में पॉइंट जो उस कर्व को सेटिस्फाई करे। सिंपल। अब सर्कल का पैरामेट्रिक फॉर्म देखते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर, ये सर्कल है। सेंटर इसका 0 0 है, रेडियस ए है, ये बच्चा जानता है। तो ये क्या होगा? रेडियस। इसके ऊपर एक पॉइंट सर्कल के ऊपर हम ढूंढने का कोशिश कर रहे हैं और उसका कोऑर्डिनेट ढूंढने की कोशिश करेंगे एक वेरिएबल में। अच्छा, तो यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दो। ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। तो ये जो ओपी लाइन है एक्स एक्सिस से मान लो थीटा एंगल बना रहा है। तो ये ए है, थीटा एंगल पे तो क्या आएगा? ए कॉस थीटा, और सामने वाला आएगा ए साइन थीटा। अच्छा, तो अरे सिंपल है ना भाई, ये ए है तो बेस में क्या जाता है? कॉस, सामने क्या आता है? साइन। तो ए कॉस थीटा, ए साइन थीटा। अच्छा, तो P का कोऑर्डिनेट क्या बताओगे? ए कॉस थीटा, ए साइन थीटा। ए कॉस थीटा, ए साइन थीटा। सर्कल क्या है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर। तो इसका पैरामेट्रिक फॉर्म देखो, एक वेरिएबल यहाँ थीटा वेरिएबल होता है, एक वेरिएबल में पॉइंट सर्कल के ऊपर मिल गया क्या? ए कॉस थीटा, ए साइन थीटा। तो इस सर्कल का पैरामेट्रिक फॉर्म होता है x बराबर ए कॉस थीटा, y बराबर ए साइन थीटा। एक वेरिएबल में पॉइंट है जो इस कर्व को क्या करेगा? सेटिस्फाई। यहाँ थीटा को क्या बोलते हैं? पैरामेट्रिक एंगल। पैरामेट्रिक एंगल। और थीटा का जो रेंज होता है ये 0 से 2 पाई तक होता है। 0 से 2 पाई। यहाँ देखो थीटा 0 होगा,
यहाँ 90 होगा, यहाँ 180, यहाँ 270, यहाँ 360। तो 0 से 2 पाई तक हो सकता है। अच्छा 0 वाला और 2 पाई वाला सेम है, इसीलिए 0 पे क्लोज ब्रैकेट लगाए हैं, 2 पाई पे ओपन ब्रैकेट। 0 पे क्या होता है क्लोज ब्रैकेट, 2 पाई पे ओपन ब्रैकेट। तो ये इस सर्कल का पैरामेट्रिक फॉर्म होता है। ठीक है सर। अच्छा अगर कोई कहे सर अगर जनरल सर्कल रहे तब, जैसे ऐसे रहे x माइनस एच का होल स्क्वायर y माइनस के का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर है, इसका पैरामेट्रिक फॉर्म क्या होगा सर? तो थोड़ा सा देखो अंतर हो जाता है बस, जहां पे x है उसके जगह हो चुका है x माइनस एच, और जहां पे y है उसके जगह y माइनस के हो चुका है। तो पैरामेट्रिक फॉर्म में भी जहां x है उसके जगह रख दो x माइनस एच, थोड़ा सा देखो अंतर, ये हो जाएगा a cos थीटा और y माइनस के हो जाएगा a sin थीटा। तो हमें x और y लिखना होता है सर, तो यहां से x लिख सकते हैं आप आसानी से। x आ जाएगा कितना h प्लस a cos थीटा और y आ जाएगा k प्लस a sin थीटा। ये इसका पैरामेट्रिक फॉर्म होता है इस सर्कल का। सही है सर। तो इस सर्कल का पैरामेट्रिक फॉर्म x माइनस एच का होल स्क्वायर y माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर का हो जाता है h प्लस a cos थीटा k प्लस a sin थीटा। उम्मीद करते हैं सबको समझ में आ गया होगा। यहां तक नोट करें। आगे देखो प्रोसीड करते हैं। मिनिमम एंड मैक्सिमम डिस्टेंस बिटवीन टू सर्कल्स। दो सर्कल अगर आपको गिवन रहे तो उन दोनों सर्कल के बीच में सबसे कम डिस्टेंस कितना होगा और सबसे ज्यादा डिस्टेंस कितना होगा, ये कैसे निकालते हैं। ठीक समझो ध्यान से। जैसे मान लो कि अगर दो सर्कल दिया हो तो पहले तो यार 5 केस पॉसिबल है। दो सर्कल के लिए 5 केस पॉसिबल है। क्या? जैसे एक सर्कल और दूसरा सर्कल दोनों एक दूसरे के बाहर रहे। दूसरा केस हो सकता है यार कि दोनों एक दूसरे को टच कर जाए। तीसरा केस कट कर जाए। चौथा केस अंदर से टच करे, इंटरनली जो भी समझाएं आपको। और लास्ट केस होता है कि एक दूसरे के अंदर सर्कल हो जाए, क्योंकि एक सर्कल मान लो बहुत बड़ा है एक छोटा है तो एक दूसरे के अंदर भी बन सकता है। तो ये 5 केस देखो पॉसिबल है। ऐसा पहला केस। दूसरा केस कुछ इस तरह टच करे। तीसरा केस हो सकता है कि एक दूसरे को कट करे। चौथा केस हो सकता है इंटरनली टच करे। और 5वां केस हो सकता है एक दूसरे के अंदर बन जाए, ऐसा भी। सही। तो दो सर्कल अगर गिवन रहेगा तो ये 5 केस होता है। अब हमें मिनिमम और मैक्सिमम डिस्टेंस दो सर्कल के बीच का इन दोनों केस में पूछता है, इसमें या इसमें। ये तीनों केस में हम लोग ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं रहेंगे, क्योंकि यार जब दोनों टच करेगा या कट करेगा तो उसके बीच का मिनिमम डिस्टेंस 0 हो जाएगा। तो क्या निकालेंगे? ऐसे थोड़ी नहीं होता है कि दो सर्कल दे दे टच करता हो, कहे कि मिनिमम डिस्टेंस बताओ। अरे 0। अगर दो सर्कल टच कर गया तो उसके बीच का मिनिमम डिस्टेंस 0, या कट कर गया तब भी 0। 0 से कम तो डिस्टेंस होता नहीं। तो मिनिमम मैक्सिमम डिस्टेंस हमेशा फर्स्ट और लास्ट केस में पूछता है। तो वही दो केस हम लोग लेके करते हैं। पहले इस केस में देखो, दो सर्कल अगर एक दूसरे के बाहर रहे, हमें अगर सर्कल का इक्वेशन दिया रहेगा तो सेंटर रेडियस पता होगा। मान लो इसका सेंटर C1 है, इसका सेंटर C2 है, इसका रेडियस R1 है, इसका रेडियस R2 है। ठीक है सर। अब खुद ही आप फिगर से ही बता सकते हैं कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इन दोनों सर्कल के बीच का क्या होगा। इन दोनों सर्कल के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होगा? ध्यान से देखिए सर, ध्यान से। तो ये जो है, यहां अगर एक पॉइंट लें और यहां पे एक पॉइंट लें, ए बी मान लो इसका नाम, तो ये दोनों सर्कल के बीच का सबसे कम डिस्टेंस होगा। सोचो इससे कम डिस्टेंस पॉसिबल है? यहां ले ले, यहां नहीं, कुछ ज्यादा हो जाएगा, नहीं पॉसिबल है। सबसे कम डिस्टेंस होगा ए बी, जो इस समय फिगर में आपको ए बी दिख रहा है। दोनों सर्कल के बीच का ये हो जाएगा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस।
अच्छा, फिगर से ही आपको क्लियर होगा। अगर एक पॉइंट यहां पे ले और एक पॉइंट यहां पे ले तो ये जो CD है यही दोनों सर्कल के बीच का सबसे ज्यादा डिस्टेंस होगा, और कुछ लेंगे तो इससे कम ही आएगा। तो फिगर ही बता रहे हैं आपको, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस AB होगा और लार्जेस्ट डिस्टेंस CD होगा। ठीक, अब ये AB और CD का वैल्यू क्या आएगा सेंटर रेडियस के टर्म में, क्योंकि हमें सर्कल का इक्वेशन दिया है, मतलब सेंटर रेडियस पता है। अच्छा, अब बताना, अगर हम लोग C1 C2 डिस्टेंस में से C1 C2 डिस्टेंस का बात कर रहे हैं, मतलब दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस फॉर्मूला लगा के C1 C2 निकाल सकते हैं। अच्छा, इसमें से अगर ये रेडियस घटा दें R1 और ये रेडियस घटा दें R2 तो AB आ जाएगा। तो जो AB होगा यही है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, और ये किसके बराबर है, C1 C2 माइनस R1 माइनस R2 के बराबर है। C1 C2 में से R1 और R2 घटा देंगे तो AB आ जाएगा। अच्छा, जो CD है ये लार्जेस्ट डिस्टेंस है, और अब देखिए ये किसके बराबर है, ये है C1 C2 में अगर R1 और R2 जोड़ देंगे तो उसके बराबर है। तो ये एक दूसरे के बाहर जब सर्कल रहेगा तो ये शॉर्टेस्ट और लार्जेस्ट डिस्टेंस का फार्मूला होता है, या मिनिमम मैक्सिमम डिस्टेंस का फार्मूला होता है। क्लियर है सबको? दूसरा केस लेते हैं, लास्ट वाला। इस केस में अब हम लोग निकालेंगे कि इन दोनों सर्कल के बीच का शॉर्टेस्ट और लार्जेस्ट डिस्टेंस क्या आएगा। ठीक सर, चलो इसको हटाते हैं। अब दूसरा केस देखो, जब एक दूसरे के अंदर सर्कल हो इस तरह का, मान लो यहां पहले का सेंटर है, दूसरे का सेंटर यहां कहीं है, हमेशा सेंटर से होता हुआ एक लाइन ड्रॉ किया करो, सेंटर से होता हुआ एक लाइन ड्रॉ कर दो। अच्छा, ये पहले का सेंटर है C1, ये दूसरे का सेंटर है C2, इसका रेडियस माने हैं R1, सेकंड सर्कल का रेडियस है R2। अब फिर से फिगर से देखते हैं कि इन दोनों सर्कल के बीच में सबसे कम और सबसे ज्यादा डिस्टेंस क्या आएगा। ठीक सर, तो अगर हम लोग एक पॉइंट इस सर्कल पे यहां पे लें और दूसरे वाले सर्कल पे यहां पे लें, तो ये जो इस समय फिगर में आप AB देख रहे हैं, AB यही है सबसे कम डिस्टेंस दोनों सर्कल के बीच, इससे कम डिस्टेंस तो पॉसिबल नहीं होगा। अच्छा, लार्जेस्ट डिस्टेंस का अगर बात करें तो इस वाले सर्कल पे पॉइंट तो यहीं रखो, लेकिन इस वाले सर्कल पे पॉइंट यहां ले लो, मतलब ये जो BC है ये सबसे ज्यादा आएगा और AB सबसे कम आएगा। फिगर से ही देख सकते हो। सोचो BC से ज्यादा कोई पॉइंट हो सकता है कहीं पे? कहीं पे नहीं। सबसे ज्यादा डिस्टेंस क्या आएगा, BC, और सबसे कम क्या आएगा, AB। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो होगा AB, ये किसके बराबर आएगा ये अब हम लोग देखते हैं। फिगर से देखो, अगर हम लोग यहां से यहां तक क्या है, रेडियस है R1 बड़े वाले सर्कल का, देखो ध्यान से, ये सेंटर है तो ये क्या होगा, रेडियस, सही बात है। इसमें से C1 C2 घटा दें और R2 घटा दें, ये देखो C2 से B का डिस्टेंस ये रेडियस है, तो R1 में से C1 C2 और R2 घटा देंगे तो AB आ जाएगा। मतलब ये होगा R1 माइनस C1 C2 माइनस R2। अच्छा, लार्जेस्ट डिस्टेंस ये किसके बराबर है, फिगर से देखो, ये है BC के बराबर। किसके बराबर, BC के। तो ये कितना आएगा, अब देखना BC कितना आएगा, ये कितना है R2, यहां से यहां तक कितना है C1 C2, और ये कितना है R1, तो ये होगा C1 C2 प्लस R1 प्लस R2। देखो ना ध्यान से, R2 प्लस C1 C2 प्लस R1, मतलब C1 C2 प्लस R1 प्लस R2, ये लार्जेस्ट डिस्टेंस होता है। तो ये दो केस में शॉर्टेस्ट और लार्जेस्ट डिस्टेंस आपसे निकालने के लिए आता है। उम्मीद करते हैं दोनों केस में आप समझ गए। बस एक बात याद रखना, कुछ रटना नहीं है कि ये फिगर बना के मतलब ये फार्मूला रटने लगे। आप कंसेप्ट याद रखिएगा कि अगर शॉर्टेस्ट और लार्जेस्ट डिस्टेंस निकालना है, सेंटर से होता हुआ एक लाइन ड्रॉ करना, उसके बाद हमें R1 R2 C1 C2 के टर्म में ही आंसर बताना होता है, तो आसानी से फिगर से ही दिख जाएगा आपको। क्लियर? चलो,
उसी तरह अब नेक्स्ट पॉइंट है, देखो मिनिमम और मैक्सिमम डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम द सर्कल। अब किसी पॉइंट का अगर सर्कल से मिनिमम और मैक्सिमम डिस्टेंस निकालना है तो ये कैसे निकलेगा? किसी पॉइंट का सर्कल से मिनिमम और मैक्सिमम डिस्टेंस, तो यहां भी कंसेप्ट वही, सेंटर से होता हुआ एक लाइन ड्रॉ किया करो, अपने आप फिगर से ही मिनिमम मैक्सिमम डिस्टेंस आपको दिख जाएगा। तो यहां भी चलो हम लोग करते हैं, एक सर्कल है, पॉइंट है, पॉइंट इंटरनली एक्सटर्नली कहीं भी हो सकता है, कहीं भी एक बार मानना तो पड़ेगा ही नहीं भाई, तो कहीं मान लेते हैं, जैसे यहाँ है सर्कल हमें पता है, मतलब सेंटर रेडियस पता है, रेडियस है r। अच्छा आप फिगर से बताइए, P पॉइंट अगर आपको गिवन है, सर्कल का इक्वेशन गिवन है, मतलब सर्कल का सेंटर रेडियस गिवन है, सर्कल का इक्वेशन गिवन है, मतलब सर्कल का सेंटर रेडियस पता है, तो हमें निकालना है सबसे कम डिस्टेंस। तो खुद ही बताओ, यहां से लेके यहां तक जो आएगा, अलग कलर से दिखा देते हैं, ये जो पॉइंट है PA, ये वाला, ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा सर। और अगर एक पॉइंट यहां पे लें PB, ये लार्जेस्ट डिस्टेंस होगा। सोचो PB से ज्यादा कोई डिस्टेंस पॉसिबल है नहीं, और PA से कम कोई डिस्टेंस नहीं, तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस या मिनिमम डिस्टेंस कौन होगा? PA, और मैक्सिमम डिस्टेंस PB। कोई कहे सर अगर पॉइंट मान लो अंदर हो जाए तब, चलो अंदर वाला भी फिगर बना देते हैं। मान लो पॉइंट सर यहां पे कहीं, सर्कल का सेंटर यहां है, तो खुद ही देखो ये डिस्टेंस सबसे कम होगा PA, और ये डिस्टेंस सबसे ज्यादा होगा PB। सही, दोनों केस में हम देखते हैं कि क्या आएगा। मिनिमम डिस्टेंस पहले, मिनिमम डिस्टेंस है PA, और ये है किसके बराबर? ये देखो PA किसके बराबर है? PC में से अगर हम लोग रेडियस घटा दे, देखो PC में से अगर रेडियस घटा दे तो PA आ जाएगा। PA किसके बराबर है? PC माइनस R के बराबर। अच्छा P तो गिवन रहेगा क्वेश्चन में, C भी पता रहेगा, अगर सर्कल का इक्वेशन दिया सेंटर पता होगा, तो PC माइनस R। अच्छा मैक्सिमम डिस्टेंस PB, ये किसके बराबर होगा? ध्यान से देखो, PC प्लस R, देखो ना PC प्लस R, तो ये होगा PC प्लस R। अच्छा इस केस में देखते हैं, मिनिमम डिस्टेंस PA, ध्यान से देखो, यहां से यहां तक कितना है? रेडियस, रेडियस में से अगर PC घटा दें तो PA आ जाएगा। अच्छा R माइनस PC, मैक्सिमम डिस्टेंस ये है PB, PB देखो कितना, मैक्सिमम डिस्टेंस PB देखो कितना, ये है PC प्लस R। दोनों का मैक्सिमम डिस्टेंस देखो सेम आ रहा है, मिनिमम डिस्टेंस इसमें R माइनस PC है, उसमें PC माइनस R है। तो एक काम करो ना यार, बार बार आपको अंदर या बाहर है पॉइंट ये चेक करने का जरूरत नहीं पड़ेगा। जैसे मान लो कोई R माइनस PC से निकाल रहा है, आंसर आ गया 10, तो PC माइनस R कितना आएगा? -10। तो अगर हमें डिस्टेंस ही चाहिए तो मतलब मॉड वैल्यू ले लो, तो -10 का मॉड 10, देखो सही आ गया। तो हम लोग ये बार बार अंदर है बाहर ये चेक नहीं करते, यहीं पे बस मॉड लगा लो, वो अपने आप जो आना होगा आ जाएगा। मिनिमम डिस्टेंस अगर याद करना हो तो याद भी ये रख सकते हो, फिगर अगर नहीं बना के देखना होगा, मिनिमम डिस्टेंस PC माइनस R का मॉड, और मैक्सिमम डिस्टेंस PC प्लस R, किसके लिए? दोनों केस के लिए, चाहे पॉइंट अंदर हो या पॉइंट बाहर हो। समझ गए? ये फॉर्मूला होता है सर, इसको नोट करें और इसको याद रखिएगा। आगे एक क्वेश्चन ट्राई करें, एग्जाम्पल नंबर 1 ट्राई करें सभी लोग।
For what values of A the point lie inside the region bounded by the circle and the line in the first quadrant? A के किस वैल्यू के लिए ये पॉइंट सर्कल और लाइन से जो बाउंडेड रीजन फर्स्ट क्वाड्रेंट में है उसके बीच में लाई करे? करेक्ट फिगर बनाओ। सर्कल है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 4, रेडियस है 2। ध्यान से देखो सर, तो ये 2 है, ये भी 2 है। अरे ये रेडियस है भाई, ये भी रेडियस है, सेंटर है ओरिजिन, रेडियस है 2। अच्छा, जो लाइन है वो देखो 2 रखने पे और 0 रखने पे सेटिस्फाई हो रहा है, और 0 2 रखने पे भी सेटिस्फाई हो रहा है। इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट होगा 2 0, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट होगा 0 2। तो लाइन इन दोनों पॉइंट से तो पास होगा। ये लाइन का फिगर हो गया। उस सर्कल का फिगर भी बना दिए, मतलब ये लाइन है x प्लस वाई माइनस 2, और सर्कल है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 4। अब कोई पॉइंट a कामा a प्लस 1 फर्स्ट क्वाड्रेंट में दोनों के सर्कल और लाइन के बीच में जो बाउंडेड रीजन है इसके बीच में लाई करा है। बाउंडेड रीजन देखो जो साइडेड हम लोग किए हैं ये वाला है। अब कोई पॉइंट a कामा a माइनस 1 इस रीजन में है, a कामा a प्लस 1 है, a कामा a प्लस 1 कोई पॉइंट है, वो इन दोनों के बाउंडेड रीजन के बीच में। ठीक है सर। अब a कामा a प्लस 1 अगर बाउंडेड रीजन में है तो ये 2 काम करना चाहिए। पहला काम कि ओरिजिन और ये पॉइंट इस लाइन के अपोजिट साइड होना चाहिए। बोलिए, ओरिजिन और ये पॉइंट लाइन के कहाँ है? अपोजिट साइड है भाई। कोई कहे सर इस रीजन में नहीं हो सकता, इस रीजन में, यहाँ ये वाले, अरे ये बाउंडेड कहाँ है? ये वाला रीजन अगर लोगे, जैसे अलग कलर से आपको दिखा भी देते हैं, कुछ लोग पूछते हैं कि सर इस रीजन में क्यों नहीं हो सकता, जैसे ये वाला रीजन, ये वाला, इस रीजन में सर इसलिए नहीं होगा क्योंकि ये बाउंडेड रीजन नहीं है ना, हमें बाउंडेड रीजन चाहिए सर, बाउंडेड रीजन। तो ये देखो सर्कल और लाइन, ये बाउंडेड रीजन एक बना ना, ये वाला क्लोज फिगर, समझ में आया? तो a कामा a प्लस 1 और ओरिजिन लाइन के अपोजिट साइड होना चाहिए। अगर पॉइंट इस रीजन में है तो ओरिजिन और ये पॉइंट इस लाइन के अपोजिट साइड है। अच्छा, ये स्ट्रेट लाइन में आपको कंसेप्ट बताए थे कि पॉइंट अगर लाइन के अपोजिट साइड में है तो पॉइंट को स्ट्रेट लाइन में रखेंगे तो साइन क्या आएगा? अपोजिट आएगा। अच्छा, तो 0 0 अगर इसमें रखते हैं तो क्या आ रहा है? 0 0 रखने पे आ रहा है -2। तो a कामा a प्लस 1 रखने पे क्या आएगा? पॉजिटिव आएगा। 0 0 रखने पे निगेटिव आया तो वो a कामा a प्लस 1 रखने पे पॉजिटिव आएगा, क्योंकि अपोजिट साइड है तो साइन अपोजिट आता है। तो एक काम करो, पहला काम कि a कामा a प्लस 1 को लाइन में रख के कर दो पॉजिटिव। तो यहां से आपको मिल जाएगा 2a ग्रेटर देन 1, a ग्रेटर देन 1/2। ठीक है सर। दूसरा काम, a कामा a प्लस 1 देखो अगर इस रीजन में रहेगा तो ये सर्कल के तो अंदर होना ही चाहिए भाई। सर्कल के कहाँ होना चाहिए? इनसाइड होना चाहिए। तो अभी जो पोजीशन आप पॉइंट देखे थे उसमें क्या बताए थे कि पॉइंट अगर इनसाइड है तो s1 लेस देन 0। s1 का मतलब पॉइंट को कर्व में रखने के बाद आता है जो, उसे बोलते हैं s1। तो s1 कैसे आएगा? इस पॉइंट को सर्कल में रख दो, रखने के बाद क्या आ रहा है देखो, a स्क्वायर, x के जगह a रखना है भाई, y के जगह a प्लस 1। ये सर्कल के क्योंकि पॉइंट अंदर है तो ये आ गया s1 लेस देन 0, इनसाइड होने का कंडीशन। ओपन करके देखो, ये आएगा 2a स्क्वायर, a स्क्वायर 2a स्क्वायर प्लस 2a 1 - 4 - 3 लेस देन 0। अच्छा, इनइक्वलिटी सॉल्व करने सबको आता है, ये भी होना चाहिए, ये भी होना चाहिए, दोनों होना चाहिए। मतलब दोनों इनइक्वलिटी का जो भी फाइनल आंसर आएगा वो इंटरसेक्शन लेके बताएंगे। अरे लाइन के अपोजिट साइड में होना चाहिए, जिधर ओरिजिन है उसके अपोजिट साइड में, तो वहां से जो आएगा, और सर्कल के अंदर है वहां से जो आएगा, दोनों का क्या लेना है? इंटरसेक्शन।
तो इस वाले इनइक्वलिटी को सॉल्व करते हैं। इसका फैक्टर तो हो नहीं रहा है, सीधा 4 से a का वैल्यू देखते हैं, क्योंकि इनइक्वलिटी सब लोग जानते हैं। पहले हम लोग जीरो करके देखते हैं कि क्या आता है ना। तो इसको जीरो करके चलो निकालते हैं, क्या आ रहा है अभी। a का वैल्यू पहले निकालते हैं। यहां से माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac 0.2a। अच्छा, तो a का वैल्यू आ गया -2 प्लस माइनस 4, देखो 2 बाहर आ जाएगा। अच्छा, तो यहां बचेगा कितना, 1, और यहां बचेगा साथ √7। 1 2 कैंसिल करने के बाद लिखोगे तो आएगा -1 प्लस माइनस √7/2। तो एक a का वैल्यू आया √7 माइनस 1/2, और दूसरा आया -1 माइनस √7/2। सही है सर ना। तो a का जो भी वैल्यू जीरो करने पे आता है, नंबर लाइन पे ड्रॉ करते हैं दोनों वैल्यू, -1 माइनस √7/2 और √7 माइनस 1/2, प्लस माइनस प्लस, सबको इनइक्वलिटी आता होगा। लेस देन जीरो का मतलब होता है माइनस लेना है, तो माइनस कहां से कहां तक है, यहां से यहां तक। तो इसका आंसर आप बताएंगे सेकंड वाली इनइक्वलिटी से। a जो है -1 माइनस √7/2 से लेके √7 माइनस 1/2 तक होगा। अब लेना है इन दोनों का इंटरसेक्शन, जो यहां से आया यहां से आया, दोनों का क्या लेना है, इंटरसेक्शन। तो नंबर लाइन पे चाहो तो ड्रॉ कर लो, या ऐसे दिख रहा है भाई, ये निगेटिव है और ये क्या है, ये कुछ पॉजिटिव आएगा, और 1/2 से यहां से है बड़ा, तो 1/2 से बड़ा होना ही चाहिए, और यहां से छोटा कर दो बस, ये 1/2 से लेके यहां तक। तो फाइनल आंसर मैं यहां लिख रहा हूं 1/2 से लेके √7 माइनस 1/2 आएगा। सही है सर, समझ में आया सबको। देखो ये तो निगेटिव है, तो ये निगेटिव से 1/2 से ये कुछ बड़ा आएगा, निगेटिव से 1/2 से बड़ा तक गया, तो निगेटिव से 1/2 से बड़ा तक, और 1/2 से बड़ा से आगे तक जाना है। तो दोनों का कॉमन क्या मिलेगा, 1/2 से आगे तक, तो 1/2 से यहां तक, क्योंकि यहीं तक यहां से आ रहा था। उम्मीद करते हैं सबको समझ में आ गया होगा, ये इसका फाइनल आंसर होगा। ये अच्छा सवाल है। आपको पोजीशन देखने आना चाहिए किसी पॉइंट का लाइन और सर्कल के रेस्पेक्ट में। तो लाइन के रेस्पेक्ट में स्ट्रेट लाइन में हम लोग पढ़ चुके हैं, सर्कल के रेस्पेक्ट में अभी आपको बता दिया। ठीक है सर, आगे बढ़ते हैं, इसको सॉल्व करें सभी लोग। फाइंड द शॉर्टेस्ट एंड लार्जेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट टू द सर्कल। इस पॉइंट का सर्कल से शॉर्टेस्ट और लार्जेस्ट डिस्टेंस बताना है। अभी आपको कंसेप्ट बताए हैं, कैसे देखते हैं, ट्राई करें। सर्कल है, इसका इस लाइन से शॉर्टेस्ट और लार्जेस्ट डिस्टेंस निकालना है। तो चाहो तो सर फिगर बना लो, ये पॉइंट चेक करो, सेंटर कितना है इसका, सेंटर है 7,5। अच्छा, रेडियस कितना आ रहा है, रेडियस आ जाएगा 49, 25, 151। सही है ना सर। ये कितना आ गया सर, ये आ गया आपका, ये आ जाएगा कितना 225, मतलब 15 आ जाएगा, r बराबर 15। अच्छा, पीसी चेक करो, पीसी, ये p है ना, p और ये c है। पीसी कितना आ रहा है, पीसी आ रहा है अंडर रूट, डिस्टेंस फॉर्मूला लगा रहे हैं सर, ये आ जाएगा 7 - 2 25, और ये आ जाएगा 12 144, मतलब ये आ गया √169 13। तो पीसी का वैल्यू रेडियस से कम है, मतलब क्या, मतलब क्या, पीसी रेडियस से कम, पीसी रेडियस से कम, मतलब पी पॉइंट और सेंटर के बीच का डिस्टेंस रेडियस से कम है, मतलब पॉइंट कहाँ होगा, अंदर होगा। तो ये इनसाइड का केस है। लेकिन मैं आपसे बताया था कि पॉइंट अंदर हो चाहे बाहर हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। पीसी अगर आपको निकालना है तो कैसे निकालेंगे, डिस्टेंस फॉर्मूला लगा के, और मिनिमम डिस्टेंस होता है पीए। मिनिमम डिस्टेंस कितना होता है, पीए। पीसी निकाल चुके हैं, रेडियस में से पीसी घटाओ, पीए आ जाएगा। सही सर ना। तो मिनिमम डिस्टेंस जो पीए है ये होगा r माइनस पीसी। तो कितना है r, 15 माइनस पीसी 13, आ गया 2 के बराबर। और मैक्सिमम डिस्टेंस होता है पीबी, बी यहाँ कहीं होता है, तो ये कितना होगा, पीसी प्लस आर।
PC प्लस आर। PC था कितना 13, आर कितना 15, तो ये आ जाएगा 28। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा 2 के बराबर, लार्जेस्ट डिस्टेंस होगा 28 के बराबर। अगर आपको फिगर नहीं बनाना है मत बनाइए, जो फार्मूला है अगर किसी को याद है तो बिना फिगर बनाए आंसर बता सकते हैं। बस मॉड वैल्यू होता है किसका, PC माइनस आर का, ये मिनिमम डिस्टेंस। जैसे कोई सोचता है कि PC माइनस आर निकालेंगे तो कितना आएगा, -2 का मॉड आएगा भाई, -2 का मॉड 2, आंसर देखो वही आया 2 के बराबर, और PC प्लस आर 28। समझ में आया। तो अगर आप फार्मूला लगाना चाहें फार्मूला कर सकते हैं, फिगर बना करना चाहें फिगर बना सकते हैं, दोनों तरीका होता है। आसान क्वेश्चन है, सबसे होना चाहिए। आगे, इंटरसेक्शन ऑफ ए लाइन एंड ए सर्कल। अगर आपको एक सर्कल दिया हो और एक लाइन दिया हो, तो देखो होता क्या क्या है, क्या क्या केस होता है। ऐसे आपसे पूछता है कि एक लाइन सर्कल को इंटरसेक्ट कर रहा है, तो क्या इसका रेंज होगा, ऐसा सवाल आता है। या एक सर्कल और एक लाइन एक दूसरे को टच कब करेगा, टच करने का कंडीशन क्या होगा। या ऐसा भी हो सकता है कि लाइन सर्कल एक दूसरे से दूरी बना के रहे, कुछ न टच करे न कट करे, उसका कंडीशन क्या होगा। तो इसमें 3 केस पॉसिबल होता है। अगर मान लो एक सर्कल आपको गिवन है, इक्वेशन मान ली अपने से कुछ भी, यही है मान लो आसान वाला, ये हमें गिवन है ना भाई, और स्ट्रेट लाइन भी गिवन है, लाइन भी मान लो y बराबर mx प्लस सी जैसा कुछ। इसमें देखो 3 केस पॉसिबल होता है। सर्कल और लाइन अगर आपको गिवन रहेगा तो 3 केस पॉसिबल होगा। पहला केस ये होगा, सर्कल और लाइन एक दूसरे को कट करे। दूसरा केस होगा, सर्कल और लाइन एक दूसरे को टच करे। तीसरा केस होगा कुछ ना करे, ऐसे अलग अलग बने भाई। तो तीनों केस में हम लोग देखते हैं कि क्या कंडीशन होगा। ठीक, सोचो अगर कट करेगा, इस समय क्या है, सेकंड है, इसको बोलते हैं सेकंड। टच करेगा टेंजेंट बोलेंगे। और ये लाइन क्या है, इस समय कुछ नहीं है, नाइदर सेकंड नॉर टेंजेंट। नाइदर सेकंड नॉर टेंजेंट। ठीक है सर। तो इस केस में अगर सेकंड रहेगा, सेंटर से परपेंडिकुलर लेंथ जो है, ध्यान से आप खुद ही देखें, सेंटर है 0 0, या जो भी सर्कल का सेंटर रहेगा, ये मत करना कि हर सर्कल का सेंटर 0 0 ही, तो होता नहीं। अरे जो भी रहेगा उससे परपेंडिकुलर डालेंगे यार। 0 0 की जगह मान लो रहे -j -f, तो वहां से परपेंडिकुलर ड्रॉप करो। लाइन के ऊपर सेंटर से परपेंडिकुलर ड्रॉप करो। देखो ये इस केस में क्या है, ये कुछ लेंथ जो भी आएगा रेडियस से कम आएगा। मान लिए कि सेंटर से जो परपेंडिकुलर का लंबाई है वो p है, p है लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर टू द लाइन। तो जब सेकेंड होगा या लाइन अगर कट करेगा सर्कल को, तो उस केस में जो p होगा वो लेस देन r होगा। यहां भी हम लोग लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर लाइन पर सेंटर से p ही मान रहे हैं। तो देखो ध्यान से, सेंटर है 0 0, अगर लाइन पे परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे तो ये लेंथ किसके बराबर आ रहा है, रेडियस के बराबर। तो p बराबर अगर r है, या यहाँ रेडियस a माने हैं तो a ले लो, r या यहाँ मान लो चाहो तो, यहाँ a ले लेते हैं। रेडियस a है तो p बराबर a होगा, तो लाइन क्या होगा, टेंजेंट होगा। सही है ना। सेंटर से परपेंडिकुलर का लंबाई अगर रेडियस के बराबर आएगा तो लाइन क्या होता है, टेंजेंट। थर्ड केस, सेंटर से परपेंडिकुलर का लंबाई, ध्यान से देखो तो ये ग्रेटर देन रेडियस है, तो p अगर ग्रेटर देन रेडियस आएगा तो ये क्या करेगा, न टेंजेंट होगा लाइन, न ही सेकेंट होगा। ठीक है सर। तो ये 3 केस इसमें पॉसिबल होता है। ये जो अभी हम लोग मेथड सीख रहे हैं, ये सिर्फ और सिर्फ सर्कल के लिए है।
जैसे कोई सोचे सर पैराबोला में कैसे कंडीशन निकालेंगे, पैराबोला के इक्वेशन दिया हो, लाइन के इक्वेशन दिया हो, टच कब करेगा या कट कब करेगा, तो उसमें तो सेंटर होता नहीं, तो कहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे। तो दूसरा मेथड इसी का हम लोग सीखेंगे, जनरलाइज मेथड, मतलब कोई भी सेकंड डिग्री का कर्व हो उसके लिए निकाल सकते हैं। सीखो, ये बताओ। अच्छा पहले कंडीशन ऑफ टेंजेंसी निकाल लेते हैं, टच करने का कंडीशन। P बराबर ये करो, लाइन के इक्वेशन आपको दिया था, सबको एक साइड ले जाके लिख लो, mx माइनस वाई सी बराबर 0, सेंटर से परपेंडिकुलर रेडियस के बराबर, 0 0 से परपेंडिकुलर का लंबाई आएगा मॉड सी अंडर रूट 1 प्लस एम स्क्वायर बराबर रेडियस a। तो यहाँ से c लिखेंगे तो आएगा प्लस माइनस a अंडर रूट 1 प्लस एम स्क्वायर। ये होगा कंडीशन ऑफ टेंजेंसी, टच करने का कंडीशन। अगर कोई लाइन अगर सर्कल को टच करे तो सेंटर से परपेंडिकुलर रेडियस के बराबर करो, आ जाता है कंडीशन ऑफ टेंजेंसी सर्कल के केस में। अब सेकेंड तरीका हम लोग सीखते हैं, अगर कोई कर्व हो, कोई मतलब सर्कल, पैराबोला, इलिप्स, हाइपरबोला, तो उसके लिए कैसे चेक करेंगे, समझो ध्यान से। ये बताओ, इन दोनों को अगर हम लोग सॉल्व कर लें, दोनों को सॉल्व कर लें, मतलब देखो कुछ ऐसा हम बोलना चाह रहे हैं, यहां से y का वैल्यू यहां पे पुट कर दो, दोनों को क्या कर रहे हैं, सॉल्व कर रहे हैं। तो ऐसा कुछ आपको देखो दिखेगा x में क्वाड्रेटिक जैसा, यहां 1 आएगा, यहां एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर के साथ, और फिर आएगा 2cmx सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर 0। x में बन गया क्वाड्रेटिक, x में क्या बन गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है सर, क्या बताए हैं, जो भी कर्व दिया हो, सर्कल नहीं, सर्कल, पैराबोला, इलिप्स, हाइपरबोला, जो भी कर्व हो, कर्व और लाइन को आपस में कर लो सॉल्व। x का वैल्यू निकाल के यहां रखना चाहो x का रख दो, y का निकाल के रखना चाहो y का रख दो। ठीक, फिर यहां बनेगा एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन, बनना भी चाहिए क्वाड्रेटिक, क्योंकि लाइन और कर्व को सॉल्व करने पे अधिक से अधिक 2 इंटरसेक्शन पॉइंट आ सकता है। कितने इंटरसेक्शन पॉइंट आ सकते हैं, 2। तो x में क्या बनना चाहिए, क्वाड्रेटिक। अब सोचो, x में जो क्वाड्रेटिक बना है, इसका अगर d ग्रेटर देन 0 हो जाए, डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0, मतलब x का 2 वैल्यू आएगा। x का 2 वैल्यू आने का मतलब हो गया कि 2 जगह कट करेगा, 2 जगह कट करेगा मतलब लाइन क्या हो जाएगा, सेकेंड हो जाएगा। अगर क्वाड्रेटिक का d 0 आ जाए तो रूट इक्वल हो जाएगा, मतलब जो 2 जगह था वो कन्वर्ट होके एक जगह हो जाएगा, देखो ये वाला। तो लाइन फिर क्या हो जाएगा, टेंजेंट। लाइन क्या हो जाएगा, टेंजेंट। और d अगर लेस देन 0 होगा मतलब इमेजिनरी रूट आएगा, तो ना टच करेगा ना कट करेगा, कुछ नहीं मिलेगा x का वैल्यू। तो उसके लिए क्या होगा, नाइदर टेंजेंट नॉट सेकेंड, नाइदर सेकेंड नॉर टेंजेंट। तो ये डिस्क्रिमिनेंट से भी हम लोग चेक कर सकते हैं। आगे जब हम लोग पैराबोला, इलिप्स, हाइपरबोला अगर ये सब पढ़ते हैं ना, तो कंडीशन ऑफ टेंजेंसी इसी से निकालते हैं। जो भी लाइन के इक्वेशन दिया रहे और जो भी कर्व दिया रहे उसको सॉल्व कर लो, सॉल्व करके d निकाल लो, x में जो क्वाड्रेटिक बनेगा उसका डिस्क्रिमिनेंट। अगर ग्रेटर देन 0 आएगा तो लाइन क्वाड होगा या सेकेंड होगा बोल सकते हो, और अगर d 0 होगा तो टेंजेंट हो जाएगा, और अगर लेस देन 0 होगा तो ना टेंजेंट होगा ना क्वाड होगा। समझ गए सब लोग। पैराबोला आप पढ़े नहीं है, लेकिन कंडीशन ऑफ टेंजेंसी किसी का बताना हो डायरेक्ट याद रखिए सर, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। किसी भी कर्व का कंडीशन ऑफ टेंजेंसी अगर निकालना है तो कर्व को और लाइन को सॉल्व करके d 0 कर दिया करो, काम हो जाएगा खत्म। डिस्क्रिमिनेंट क्या कर देंगे, 0। यहां तक आप नोट कर लीजिए। तो आज इतना ही करेंगे, बाकी फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में टेंजेंट का इक्वेशन, नॉर्मल का इक्वेशन, ये सब लिखना सीखेंगे। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। ऑन IS2ON स्टडी इज ऑलवेज ऑन। कॉन्सेप्ट्स के बेहतर रियलाइजेशन के लिए IS2ON पर बने रहिए।